मम्मी जल्दी करो ना, मेरी बस छूट जाएगी। मम्मी मम्मी आओ ना। रुक ना नैना, रोज अपना टिफिन बॉक्स भूल जाती है। ये ले टिफिन बॉक्स रख, और ये सब सामान अच्छे से रखा ना। ये रिबन खुला है, बांध इसे। फोटोग्राफर मिस्टर सिंगल का घर है? जी हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं है। वो करजत के जंगलों में पक्षियों की तस्वीरें खींचने गए हैं। लेकिन आप? मैं मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल रात जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को आपके पति की लाश मिली। उनकी मौत शायद दिल के दौरे से हुई मैम। ये कैमरा आपके पति के लाश के पास से मिला। बेटा, बारह साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है मानो डैडी की लाश को कल ही यहाँ लाया गया हो। संभालो 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 संभाल के लो इसको। तो बहुत संभालना भैया, इसमें सब फोटोग्राफी का सामान है, इसको भी संभालो। वो विलास कहाँ है? विलास ना वो, अरे कुर्सी बाद में रखना है। अरे विलास, वो सोफा निकालो। वो पीछे वाला सोफा निकाल। हाँ? जरा एक मिनट सुनो, देखो जरा आप खुद पर्सनल अटेंशन देके ये सामान ठीक से रखवा दो। इसमें सारा फोटोग्राफी का सामान है, केमिकल्स वगैरह है, काफी महंगी चीजें। तो इसे मैं ही उठा के रखता हूँ। प्लीज ओके। क्या बात है नैना, तुम हो रही हो? इतने सालों के बाद इस घर को देखकर मुझे डैडी की याद आ गई। शेखर, उनकी मौत के बाद मैं और मम्मी ये घर, ये शहर छोड़कर चले गए थे। और अब जबकि मम्मी भी नहीं है तो। मैं जानता हूँ नैना, ये तुम्हारा पुराना घर है और इसके साथ तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है। नैना, तुम्हारे डैडी भी फोटोग्राफर थे ना, शायद इसीलिए। हाँ, इसीलिए तो फोटोग्राफी मेरे रग रग में है। डैडी तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने अपना डार्क रूम और लैब भी इसी घर में बनाया था। वो उस कमरे में, वो था उनका डार्क रूम। शेखर, हम भी अपना डार्क रूम वहीं बनाएंगे। बिल्कुल, हम भी अपना डार्क रूम वहीं बनाएंगे, लेकिन अब अंदर चलो क्योंकि हमें बहुत काम करना है। मत भूलो तुम्हारा घर 12 साल से बंद था, इसकी सफाई में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। कम ऑन, हरी अप, चलो। ओह माय गॉड, यहाँ तो सारा भंडार पड़ा हुआ है। नैना, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब तुमने और तुम्हारी माँ ने पूना में सेटल होने का सोचा था तो ये सारा सामान यहाँ क्यों छोड़ दिया? शेखर, हम अपने साथ जरूरत का सारा सामान ले गए थे, लेकिन पूना में तो हमारे पास सब कुछ था। इट वॉज अ वेल फर्निश्ड हाउस। और
हमारा प्लान तो यही था कि 1 साल बाद हम यहाँ मुंबई वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये सारा का सारा सामान यहाँ बंद पड़ा रहा। अरे लवली पेस्ट है ना, इसको हम पॉलिश करके ड्राइंग रूम में रखेंगे, है ना? गुड पीसेस यार। वाओ, यहाँ तो एंटीक का खजाना पड़ा हुआ है। नैना, यहाँ कैमरा भी है। कैमरा? हाँ, अरे शेखर, ये तो डैडी का कैमरा है। मैं कब से इसे ढूंढ रही थी, मुझे लगा कहीं खो गया होगा। ओह माय गॉड। अरे इसमें तो फिल्म है। शायद इसमें सिर्फ पक्षियों की फोटोग्राफ्स हों, लेकिन मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। इतने सालों बाद जो मिली है ये। अपना लैब शुरू होते ही हम सबसे पहले इस रोल को डेवलप करेंगे। ओके। मैडम, मुझे नहीं लगता कि जो रोल पिछले 12 सालों से इस कैमरे में बंद पड़ा हो, उसकी एक भी प्रिंट ठीक निकल आए। मैं जानती हूँ विलास, लेकिन तुम्हें इन्हें बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारे फ्रेम्स खराब हों, लेकिन जो भी अच्छे हालात में निकले ना, उन्हें प्लीज डेवलप करके प्रिंट्स बना लो। इन तस्वीरों में मेरी पुरानी यादें कैद हैं। मैं डैडी की खींची हुई आखिरी फोटोग्राफ्स देखना चाहती हूँ विलास। मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी से इन्हें डेवलप करूंगा। ओके। अरे नैना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या अभी डिनर पे जाना है? हाँ हाँ, बस हो रही हूँ। अच्छा विलास, आज रात को ही ये प्रिंट्स डेवलप कर लेना और उसके बाद खाने के लिए जाना। ओके ओके। ये हो गया। फिक्सर कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? अरे हाँ, उस कमरे में। अरे ये लाइट अपने आप कैसे ऑन हो गई? ऐसे बोला था क्या होता ना? हाँ, कार्ड को दे देने का ना। ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय। संजय, तेरी पार्टी में आके बहुत मजा आ गया। पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। अब तो तुम शहर में आ गए हो, ऐसी पार्टियां तो होती हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली मिलते रहेंगे। अच्छा बात। अच्छा बाय। बाय बाय एवरीबॉडी। चल। चले। अरे यार क्या हो रहा है? चेस।
24 फ्रेम में से सिर्फ 3 ही अच्छी आई। चलो ठीक है, पता तो चला रोल में क्या है। लेकिन मैडम तो कहती थी कि वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफ से, पक्षियों के फोटोग्राफ से। लेकिन यहां तो 4 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। चलो, बहुत भूख लग गई है, देर कर दी तो कहीं पे खाना नहीं मिलेगा। प्रकाश को तो मिलकर बहुत खुशी हुई इतने सालों बाद। हाँ, सचमुच। तुम ये तो जाओ, मैं गाड़ी पास अरे, विलास अब तक काम कर रहा है? उसे तो काम बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। चले नैना। हाँ। अरे, विलास, तुम यहाँ? हाँ, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। तुम यहाँ हो तो वहाँ कौन है? वहाँ कोई था, वो अंदर कोई था वहाँ। हाँ चलो देखते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, उधर डार्क रूम में। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। विलास, जरा तुम वहाँ तो देखना। नैना, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुमने यहाँ किसी को देखा था? हाँ शेखर, यहाँ यहाँ कोई था। मैंने यहाँ इस खिड़की पे किसी की परछाई देखी। नैना, ये तुम्हारा वहम हो सकता है। वैसे भी यहाँ से कोई चीज चोरी तो नहीं हुई है। चले? नो, आई एम श्योर। अरे विलास, तुमने वो प्रिंट्स बनाए कि नहीं? हाँ मैडम, उनमें से सिर्फ 3 ही फोटोग्राफ्स अच्छे निकले, बाकी के सब। अच्छा, कहाँ है? वो मैंने ये फोटोग्राफ्स हमने यही रखे थे। कहाँ जा सकते हैं? विलास, झूठ मत बोलो, कहाँ है वो? मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने अपने हाथों से ये फोटोग्राफ्स यहाँ डेवलप किए और सूखने के लिए यहाँ रखे हैं। कहाँ जा सकते हैं वो? अच्छा, अगर तुमने प्रिंट्स बनाए हैं तो उसकी कांटेक्ट शीट तो होगी ना? हाँ 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 हाँ, एक मिनट बताता हूँ। देखिए मैडम, ये उसकी कांटेक्ट शीट। देखिए, 24 में से सिर्फ 3 ही फ्रेम्स अच्छी निकल आई हैं। ये देखिए, ये 4 आदमी जंगल में खड़े रह के आपस में बातें कर रहे हैं। 4 आदमी तो हैं। कौन है ये 4 आदमी? लीजिए सर, ये रहा बंदूक साफ करने का सामान। ठीक है, तुम जाओ। जी सर।
कैसे आई? कैसा फोटो साहब? अरे यही फोटो। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तो फिर कौन आया था इस कमरे में जो ये फोटो छोड़ गया? कोई नहीं आया साहब सुबह से, मैं ही आया था बस। ठीक है ठीक है, जी जाओ। जी साहब। तुम्हें तो कुछ पता नहीं। फोटो यहाँ कैसे आई? हेलो राज, मैं शिशिर बोल रहा हूँ। हाँ शिशिर, अरे भाई इतने सालों बाद अचानक कैसे याद किया? राज, राज तुम्हें याद है 12 साल पहले करजत के जंगल में क्या हुआ था? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ यार, मैं समझ तो रहा हूँ, पर अचानक आज तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो, वो भी फोन पर? राज, उस घटना के वक्त की फोटो मेरे पास मौजूद है जिसमें हम सभी लोग हैं। मैं सच कह रहा हूँ राज, ये फोटो मेरे सामने पड़ी है। पता नहीं ये फोटो मेरे पास किसने भेजी है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तस्वीर जिंदा कैसे हो सकती है? लाइट चल गई। लाइट चली गई। हाँ, हाँ, रिवॉल्वर हवा में। हाँ, नहीं, 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 मैंने तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? नहीं, 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 कल रात बंदूक की गोली लगने से मशहूर बिजनेसमैन शिशिर खन्ना की मृत्यु हो गई। जिस कमरे में उनकी लाश मिली वो कमरा अंदर से बंद था। पुलिस को इसमें कोई साजिश नहीं दिखाई देती, मगर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि शिशिर खन्ना ने आत्महत्या की है या बंदूक की सफाई करते समय गोली चलने से उनकी मृत्यु हुई है। उनके नौकर का कहना है कि सुबह से ये आदमी मैंने कहीं देखा है। के जान पहचान वालों से पास में मेरा तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है? नहीं, मैंने इसको हाल ही में कहीं, सफाई किया करते थे और कभी अरे अरे हाँ, ये तो वो डैडी ने जो फोटोग्राफ्स खींची थी ना, उनमें से है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। विलास, तुमने वो प्रिंट्स डेवलप किए? हाँ जी हाँ मैडम, तैयार है। आई एम श्योर वो चेहरा मैंने इन्हीं फोटोग्राफ्स में देखा है। कौन सा चेहरा? वही चेहरा जिसके बारे में टीवी में आया है, मर गया है वो आदमी। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मैडम? विलास, कल मैंने इन फोटोग्राफ्स में 4 आदमी देखे थे आपस में बात करते हुए। और देखो, अभी देखो, 3 है। अरे हाँ, जिस आदमी की मरने की खबर आई है वो इसमें से गायब कैसे हो सकता है? नैना, क्या बात है? क्या हुआ? शेखर, देखो, मैंने कहा था ना, वो जिस आदमी की मरने की खबर हमने टीवी में सुनी ना, वो इस फोटोग्राफ में था, लेकिन अब वो गायब हो गया है। देखिए मैडम, एक कॉन्टैक्ट शीट और ये नेगेटिव्स, इसमें भी 3 ही आदमी। ओह माय गॉड। नैना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी इस फोटो से गायब कैसे हो सकता है, जबकि ना ही वो कॉन्टैक्ट शीट में है ना ही नेगेटिव में है? नैना, तुम्हारे देखने में कुछ गलती हुई है। कोई गलती नहीं हुई है। मुझे अच्छी तरह याद है, उस फोटो में एक और आदमी खड़ा था, वही जिसकी मरने की खबर हमने टीवी पे देखी। ये तो समझ नहीं आ रहा है शेखर, ये कैसे हो सकता है?
तेरे की, इसे भी आज ही खराब होना था। सब कुछ तो ठीक लग रहा है, ये फिर रुक क्यों गई? ये तस्वीर किसने चिपकाई है? ये तस्वीर किसने चिपकाई है? कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? सामने आओ! कौन है यहाँ पर? ये तस्वीर कौन है? कौन? आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। एक अजीबोगरीब दुर्घटना में उद्योगपति राज चोपड़ा अपनी ही कार के नीचे कुचले पाए गए। पुलिस का मानना है कि कार को गियर में छोड़कर उन्होंने जैसे ही पैदल चलना शुरू किया, कार चल पड़ी और उन्हें कुचल दिया। ये तो वो दूसरा आदमी है, वो फोटोग्राफ वाला। इसी आदमी के एक्सीडेंट की खबर अभी अभी टीवी पे आ रही थी। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी, कहीं ये आदमी भी फोटो से गायब ना हो गया हो। डैडी की खींची फोटोग्राफ्स में से एक एक आदमी अजीब अजीब हादसों के शिकार होते जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। मिस नैना, बैठिए बैठिए। हाँ, मैं राज शर्मा के एक्सीडेंट की छानबीन कर रहा हूँ। आपने मुझे फोन पे बताया कि आप इस एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी मुझे देना चाहती हैं। जी। क्या आपने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा है? नहीं, मैंने एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन इंस्पेक्टर, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ आपको कुछ अजीब सा लगेगा। नहीं, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है? दरअसल 12 साल पहले मेरे डैडी, जो एक फोटोग्राफर थे, वो करजत के जंगलों में तस्वीरें खींच रहे थे और तभी उनको हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। अब कुछ दिन पहले मुझे उनका खींचा हुआ वो रोल मिला, जिसे मैंने डेवलप किया और उसमें पाया कि 4 आदमी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनमें मिस्टर राज चोपड़ा भी थे और वो भी थे मिस्टर शिशिर खन्ना, जिनकी कुछ ही दिन पहले मौत हो गई। हेलो, इंस्पेक्टर सूर्यदेव है? क्या? अच्छा ठीक है, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके। मिस नैना, जिस राज चोपड़ा की आप बात कर रही हैं, अभी अभी भाटिया हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है। क्या? ओह माय गॉड, मौत हो गई? आप कुछ फोटोग्राफ की बात कर रही थी। अच्छा, मजाक कर लेती हैं आप। इस फोटोग्राफ में राज चोपड़ा कहाँ है? इंस्पेक्टर, इसमें राज चोपड़ा थे, लेकिन कौन? वो भी शिशिर खन्ना की तरह मरने के बाद
गायब हो गए। देखिए मिस नैना, मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, सब बेतुकी बातें हैं आपकी। राज चोपड़ा की मौत का इस फोटोग्राफ से क्या ताल्लुक है? बताइए क्या ताल्लुक है इस फोटोग्राफ से? ताल्लुक है इंस्पेक्टर, पूरा ताल्लुक है। जब मैंने ये तस्वीर डेवलप की थी तो उसमें 4 आदमी थे, लेकिन शिशिर खन्ना की मौत के बाद वो यहाँ से गायब हो गए। और अभी राज चोपड़ा भी यहाँ थे, और उनकी मौत की खबर के बाद वो भी इस फोटो से गायब हो गए। इंस्पेक्टर, इस फोटो के सभी आदमी एक एक करके मरते जा रहे हैं, और उनके मरने के साथ साथ वो इस फोटो से गायब होते जा रहे हैं। मिस नैना, मुझे लगता है आप किसी गलत जगह आ गई हैं, आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। इंस्पेक्टर प्लीज, मेरा विश्वास करिए, मैं सच कह रही हूँ। इस फोटोग्राफ में 4 आदमी थे, और मुझे लगता है कोई एक एक करके उन सबका कत्ल करता जा रहा है। कहानी अच्छी है आपकी, लेकिन मेरे पास सुनने के लिए वक्त नहीं है, अंडरस्टैंड? मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहा? वो इंस्पेक्टर तो मेरी बात ही नहीं मान रहा था, पागल समझ रहा था मुझे। लेकिन शेखर, तुम तो मेरा यकीन करते हो ना? राज की फोटो तो तुमने भी देखी थी, उस समय वो जिंदा था, हॉस्पिटल में था, लेकिन जैसे ही वो मरा, वो यहाँ से गायब हो गया, इस फोटो से गायब हो गया। ये क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या है? हाँ? ये किसने किया? शिखर, ये विलास कह रहा था कि इसमें सिर्फ 3 फ्रेम्स डेवलप हुए हैं, लेकिन ये चौथा देखो, ये लोग शायद इस लाश को दफनाने की तैयारी कर रहे हैं ना? हमें यह बात पुलिस को बतानी पड़ेगी। नहीं शिखर, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। हम खुद करजत के जंगलों में जाएंगे और ये जगह ढूंढेंगे जहां डैडी ने ये तस्वीरें खींची हैं। नैना, बहुत हो चुका, मैं तो थक गया। मुझे नहीं लगता हमें वो जगह मिलेगी जहाँ तुम्हें डैडी ने फोटो खींची थी। शेखर प्लीज, कुछ भी हो, हमें वो जगह ढूंढनी है। और ये देखो, अगर ये पेड़ हमें कहीं मिल जाए ना, तो समझो वो जगह भी मिल जाएगी। नैना, इन 12 सालों में ये जंगल इतना बदल चुका होगा, मुझे नहीं लगता हमें वो जगह मिल पाएगी। नहीं शेखर, हमें ये जगह ढूंढनी ही होगी। अरे फोटोग्राफ! तूफान में रुक गया। हाँ नैना,
तूफान भी रुक चुका है, अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं शेखर, फोटो यहाँ की रुकी है, इसका मतलब यहाँ जमीन में कुछ होना चाहिए। ना, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं शेखर, प्लीज प्लीज हेल्प मी। देखो देखो, फोटो यहाँ कट गई है। अरे ये पेड़ देखो, ये पेड़ देखो, और इसको देखो, बिल्कुल वही है शेखर। इसका मतलब यहाँ जमीन में कुछ है। चलो खोदते हैं। हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ जरूर कुछ है। यहाँ पे खोदो। ओके। निकालो। नैना जी, आपने जो मुझे बताया। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरे डैडी की खींची हुई फोटोग्राफ्स का ताल्लुक राज और सुशील की मौत से है। नैना जी, आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। यू नो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पेड़ है, ये वही पेड़ है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये बॉडी पड़ी है, तो इसका मतलब मेरे डैडी ने फोटोग्राफ यहाँ से इधर यहाँ से खींचे होंगे, इस पेड़ के पास से या उसके पीछे से। देखिए, मैं तुमसे हिस्सा मांग रहा हूँ। और इससे पहले कि मेरे डैडी पुलिस तक पहुंच पाते, उनका हार्ट फेल हो गया। और उन 3 आदमियों ने उस चौथे आदमी को मारकर उसे वहां गाड़ दिया। और वो जो हड्डियां आप देख रहे हैं ना, वो उसी चौथे आदमी की है। और अब उसी की आत्मा ये सब कुछ कर रही है। आपके कहने के मुताबिक ये उस आदमी की आत्मा है जो लोगों को मार रही है। जी हाँ, जब उस आदमी का कत्ल हो रहा था, मेरे डैडी यहाँ से तस्वीरें खींच रहे थे और उस आदमी की आत्मा हमारे कैमरे में कैद हो गई। और जब मैंने वो रोल डेवलप करवाया तो आत्मा कैमरे से आजाद हो गई और अब वो एक एक करके उन तीनों को मारती जा रही है। सबसे पहले शिशिर को मारा, फिर राज को मारा, और अब मुझे पूरा यकीन है कि वो तीसरे आदमी को भी मारना चाहती है। देखिए नैना जी, आप चाहती हैं कि मैं आपकी इस कहानी पे विश्वास करूं? नहीं चाहती ना? आत्मा कैमरे में कैद हो गई, ये कह रही हैं? मैडम, मैं इंडिया गजट से सूरज प्रकाश हूँ। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? ये समझते हैं कि मैं पागल हूँ? जी नहीं मैडम, देखिए कहानी सुनने में तो मुझे भी अजीब लगी है, लेकिन है दिलचस्प और मैं समझता हूँ कि छापने के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप मुझे डिटेल बताएं तो मैं आपके विचारों पर लिखना चाहूँगा। आपने नैना की पूरी कहानी सुन ली, ये फोटोग्राफ्स भी देख लिए। क्या आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं? बड़ी अजीबोगरीब कहानी है ये। यही है सारे नेगेटिव्स। जी, इसका मतलब है कि आप ये कहानी छापेंगे? हाँ, क्यों नहीं छापेंगे, लेकिन मैडम मेरे पास एक इससे भी बढ़िया आइडिया है। अच्छा, वो क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? खुद को बचा रहा हूं।
कत्ल का सिलसिला इस रोल के 12 होने से शुरू हुआ। अब मैं इसे जलाकर सब कुछ खत्म कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मेरे पास मैं ही वो तीसरा आदमी। सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ था जैसा तुमने सोचा है। आज से 12 साल पहले राज और शिशिर मेरे पार्टनर्स थे और चौथा पार्टनर था दिनेश। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। किसी तरह दिनेश को पता चल गया कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल स्मगलिंग का सामान लाने और ले जाने में करते हैं। उसने पुलिस में जाने की धमकी दी। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि उसे खत्म कर दें। उसे जंगल में बुलाया और मार डाला। मैंने सारे फोटोग्राफ्स जला दिए। अब तुम दोनों को खत्म करके ये कहानी यही खत्म हो जाएगी। तुम दोनों को मारने के बाद मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा और फिर मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसा अरे एक और फोटो है उसमें जिस आदमी का कत्ल हुआ था वो तो गायब हो गया। शेखर वो देखो। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गया ये आदमी? देखो आगे मत बढ़ना, मैं फायर कर दूंगा, मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। मत बढ़ो, मैं गोली मार दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मेरा दिल बहुत कमजोर है। देखो आगे मत बढ़ो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मर गया। लगता है इसे हार्ट अटैक हुआ है। शेखर, मेरे डैडी इस आदमी को कत्ल करते देख हार्ट अटैक से मर गए और आज 12 साल बाद इस आदमी ने उसी आदमी की आत्मा को देखा जिसे इसने मारा था और खुद हार्ट अटैक से मर गया। एक बात बता यार, सिंह साहब का फोन आया था। जानता है वो अपने नए प्ले की लाइटिंग के लिए मुझे कह रहे थे। मैं तो हैरान हो गया। उनके सारे काम हमेशा से तू जो करता आया, लेकिन उन्होंने बताया कि इस बार तूने मना कर दिया है। क्यों यार? आखिर इतने बड़े काम को लात क्यों मार रहा है तू? देख, मैं तेरा दोस्त हूं ना, मुझे बता क्या परेशानी है। इधर आ मेरे पास, अपना कान आगे कर। क्या तुम्हें भूतों में विश्वास है आदर्श?
क्या बकवास कर रहा है यार तू? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कमरे में कोई है, कोई मेरे पास खड़ा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। मुझे हमेशा यही लगता है कि वो हर वक्त मुझे देख रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है तेरा? किस लिए? मुझे कुछ नहीं मालूम यार, लेकिन यहां पर कोई है। कभी कभी यहां पे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जैसे कि देखा तुमने? अरे यार ये जग हवा के कारण गिरा है। हवा कहाँ चल रही है यार, इसे किसी ने गिराया है। लेकिन वो जो भी है इस वक्त इस कमरे में मौजूद है। संभाल अपने आप को। तू सोने की कोशिश कर यार। I'm sorry, इन्हें बचाया नहीं जा सका। He's dead. आपने बताया था कि रात 11 बजे तक आप इसके साथ थे, लेकिन इसके पड़ोसियों के बयान के मुताबिक तो गैस से लगी आग का धमाका करीबन 11:20 पे हुआ था। जब आप वहां से निकले तो क्या गैस चालू थी? गैस पे कुछ रखा हुआ था? नहीं सर, गैस तो बंद थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब। शायद मेरे आने के बाद इसने गैस चालू की होगी। शायद गलती से गैस चालू छोड़कर ये सो गया होगा। रात को नींद खुलने पर शायद इसने सिगरेट जलाई होगी। और माचिस की एक छोटी सी तीली ने अपना भयानक रूप दिखा दिया। कल जब मैं इससे मिला था तो ये बहुत परेशान था। परेशान? किस बात के लिए? जी, अब कैसे बताऊं सर, ये भूत के बारे में बात कर रहा था। जी, इसके दिल में ये डर बैठ गया था कि इसके कमरे में भूत है। ये देव साहब ने भेजा है। इनकी मौत का देव साहब को बहुत अफसोस है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। न्यूज़ तो ऑन हो गई होगी अब तक की। करुणा टीवी को जरा पास में ले आओ। अच्छा। नमस्कार। आपके नाने का टब भर देता हूँ। नाटक की दुनिया के जाने माने लाइटमैन कुमार की कल रात को उनके घर में गैस सिलेंडर फटने से मौत हो गई। उनकी उम्र 30 साल की थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ
पूछताछ कर रही है, पर अब तक कुछ पता नहीं चला है। अस्पताल पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस अब भी इसकी तुम्हें याद है कुछ साल पहले हमारे नाटक कैदी के लिए इसने असिस्टेंट लाइटमैन का काम किया था? कुमार ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है कि वो बहुत परेशान लग रहा था और कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, और उसके निकलने के बाद कुमार कितनी भयानक मौत है साहब, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। साहब पानी तो मैंने भर दिया, लेकिन एक बात बताना भूल गया कि देवड़ा साहब का फोन आया था, आपको 10 बजे तक रिहर्सल पे पहुंचना है। तुम्हें रिहर्सल जाने के लिए देर हो रही है और मुझे भी मीटिंग पे जाना है, जल्दी करो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों मग रहा है? अरे क्यों मग रहा है? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पता नहीं इसे क्या हो गया है, अचानक भौंकने लगता है, हवा को देख के घुराने लगता है। हो सकता है किसी को देख के भौंक रहा है। शेरू, किसी को देखकर जो शायद तुम्हें और मुझे दिखाई नहीं देता। तुम कहना क्या चाहते हो? शेरू, करुणा, क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करती हो? बिल्कुल नहीं। मैं करता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस कमरे में मेरे साथ कोई है जो मुझे घूर रहा है। लेकिन जब मैं चारों तरफ देखता हूं ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे इस कमरे में कोई है। तुम्हें पता है, जानवर हमसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लगता है शेरू को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमें नहीं दिखता, जैसे कि भूत। मंगेश, कुत्ते का तो दिमाग खराब हो ही रहा है, साथ में तुम्हारा भी हो गया। देखो, तुम्हें रिहर्सल के लिए लेट हो रहा है और मुझे भी मीटिंग के लिए जाना है। प्लीज हरी आप। शेरू, तुम चुप हो जाओ। शेरू, चलो, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो, गुड बॉय। शायद तुम ठीक कहती हो, भूत जैसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। रिहर्सल पे जाना है, देर हो रही है, शेव कर लेता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। सुबह तक मैं उनके साथ ही थी, बिल्कुल ठीक ठाक थे। उनका मूड कैसा था? टीवी पर कुमार के मरने की वजह से थोड़ा मूड खराब था उनका। कुमार? मतलब वो लाइटमैन जिसकी मौत गैस में आग लगने से हुई थी? आपके पति उन्हें जानते थे? हाँ। और अचानक हमारा कुत्ता भौंकने लग गया। फिर मंगेश कुछ भूतों के बारे में बात करने लगे। मरने से पहले कुमार भी
भूतों के बारे में ही बात कर रहा था। देव साहब ने यह सहानुभूति का संदेश भेजा है। उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। तुम कुमार की मौत के बाद भी तुम ही फूल लाए थे ना? जी हाँ। इसी देव साहब की तरफ से? जी हाँ। दोनों मौतों के बारे में तुम्हें बड़ी जल्दी पता चला? कैसे? जी मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। देव साहब को बस पता लग गया और उन्होंने मुझे फूलों के साथ अफसोस भरा संदेश देने का आदेश दिया है। ठीक से सोचकर देखो करुणा जी, हो सकता है आप कुछ भूल रही हो। अच्छा ये बताइए कि ये देव कौन है? उसने आपके पति और कुमार दोनों की मौत पर फूल भेजे थे। देव? नहीं, उसका इनके साथ कोई लेना देना नहीं हो सकता। इस बात का फैसला मुझे करने दीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि ये देव है कौन? अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज आपको मुझसे ये सब पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। आज वो एक जाना माना आदमी होता। देव एक अच्छा स्टेज एक्टर था और उस ड्रामा कंपनी में मैं भी एक एक्ट्रेस थी। मंगेश भी एक एक्टर था, लेकिन उस वक्त वो एक स्ट्रगलर था। देव एक उभरता सितारा था। 4 साल पहले हम एक कैदी नाम के नाटक के लिए रिहर्सल कर रहे थे। बहुत टेंशन हो गया। कुमार, लाइट्स तैयार है? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। लाइट्स के साथ रिहर्सल करते, ठीक है? ओके, सर्विस ऑफ, स्टार्ट। मैंने 10 साल जेल की काल कोठरी में गुजारे हैं। 10 साल, और इसी उम्मीद पे हमेशा मैं जिंदा रहा कि जिस वक्त मैं जेल से बाहर आऊंगा तुम मेरा इंतजार करती होगी। रात के बाद रात, दिन के बाद दिन, उस काल कोठरी की तन्हाइयों में हमेशा एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आता रहा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि एक ही बार आत्महत्या कर लो, ताकि इन सारी झंझोड़ों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं मैं। एक ही बार। जानती हूं, एक ही विचार मुझे जिंदा रखा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किए, और एक ना एक दिन मैं जरूर जेल से बाहर आऊंगा। और जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तब हम शादी करेंगे, हमारा अपना परिवार होगा, खुशियां होगी हमारे पास सब कुछ होगा, सब कुछ। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने, और मैं तुम्हें इसके लिए कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं। I'm sorry. इनकी रीढ़ की हड्डी 4 जगह से टूट चुकी है। गर्दन से नीचे तक का शरीर अब हिल नहीं सकता। इन्हें पैरालिसिस हो गया है। आप ऑपरेशन करके इन्हें ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं, बोलिए प्लीज प्लीज। क्या कर सकती हो मैडम? हाँ, ये बात जरूर है कि ये बोल सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। अब ये हिल नहीं सकेंगे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। नहीं सर, तुम लाइट को ठीक तरह से नहीं लगाया। सर, मैंने लाइट बिल्कुल ठीक तरह से लगाई थी सर, लेकिन लाइट का स्क्रू अपने आप ही ढीला हो गया और उस एक्सीडेंट के बाद डायरेक्टर ने देव के रोल के लिए किसी और को ले लिया और वो रोल मंगेश को मिल गया।
नाटक देश भर में खूब चला। 200 हफ्तों तक हाउसफुल चलता रहा। सबकी जुबान पर मंगेश का ही नाम था। और देव सबके निगाहों से दूर भुला दिया गया। और उसे ऐसे लगा होगा जैसे मंगेश ने उसकी कामयाबी छीन ली है और इसलिए उससे नफरत करने लगा। सच्चाई तो यह है कि कुमार या मंगेश किसी का भी दोष नहीं है, मगर देव की रग रग में नफरत का जहर घुसा हुआ है। मतलब देव कुमार का कत्ल भी कर सकता है। ये देव की रीढ़ की हड्डी का एक्सरे आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, ये 4 जगह से टूटी हुई है। उसको पैरालिसिस हो गया है। उसके अंदर हिलने डुलने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। सर मैंने यहाँ का रजिस्टर चेक किया है। देव साहब के असिस्टेंट वीरू के अलावा उनसे यहाँ मिलने कोई नहीं आता है। ये आदमी सर जो हमेशा शोक संदेश और फूल लेकर आता है। वीरू? जी सर, मैं ही वीरू हूँ। और जब से देव साहब का एक्सीडेंट हुआ है उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी पर रखा हुआ है। मैं उनके हर काम कर देता हूँ सर, हर काम कर देता हूँ। हर काम करते हो तो शायद देव का बदला भी तुम ही ले रहे हो। तुम्ही ने अपने मालिक के कहने पर मंगेश और कुमार के घर में घुसकर उनका कत्ल किया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं सब कुछ बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ मैं। और वैसे भी जब वो दोनों कत्ल हुए थे मैं यहाँ अस्पताल में था, इस पूरे स्टाफ के साथ था सर। देखिए सर मैं देव साहब के यहाँ पर नौकरी करता हूँ और वो जो मुझसे करने को कहते हैं मैं वो कर देता हूँ बिना कुछ कहे। सर वो कभी-कभी बहुत डरावने लगते हैं सर, बहुत डरावने। मैंने अपने जीवन में किसी आदमी में इतनी नफरत और गुस्सा भरा हुआ कभी नहीं देखा है सर। सर मैं नहीं जानता कि इससे कोई सुराग मिलेगा या नहीं, मगर ये मिस्टर देव की मेडिकल चार्ट में कुछ अजीब बातें हैं। ये देखिए सर। कई बार मिस्टर देव के दिल की धड़कन, उनका बॉडी टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी लेवल 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक एकदम गिरता गया है। और ये देखिए सर। और ठीक उसी समय बिना किसी वजह के उनके दिमाग में भारी हलचल शुरू हो जाती है। जैसे थोड़ी देर के लिए वो कोमा में चले जाते हैं, मगर उनका दिमाग हाइपर एक्टिव रहता है, which is medically impossible। और ये सब हुआ है 19 तारीख को रात 10:55 से लेकर 11:15 के बीच और 20 तारीख को सुबह 8:20 से लेकर 8:30 के बीच। इसी समय के अंदर दोनों कत्ल हुए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे? कल जब मैं इससे मिला था सर तो ये बहुत परेशान था। ये भूत के बारे में बात कर रहा था। अचानक हमारा कुत्ता भौंकने लगा। उसे कुछ दिखाई दे रहा था। क्या देव इन दोनों मौतों के साथ कोई संबंध है? अगर है तो कैसे? एक लाचार आदमी जो हॉस्पिटल के बिस्तर से हिल भी नहीं सकता, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? आखिर उन दोनों ने मरने के पहले भूत के बारे में ही क्यों बोला? तुषार, सही है ना?
मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं अपाहिज जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है इंस्पेक्टर। मुझे ये भी पता है कि आप मेरे पुराने साथियों की मौत की तफ्तीश करने आए। दोनों ही मौतों में सबसे पहले आपने शोक संदेश और फूल भेजे थे। इंस्पेक्टर साहब, कम से कम ऐसा करना तो मेरा फर्ज बनता था ना। आप तो मेरी हालत समझ सकते हैं ना। मंगेश की मौत के सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपने वो फूल भेजे थे। तब तक तो उसकी मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि मंगेश का खून हो गया है? इंस्पेक्टर साहब, जब जिस्म नाकारा हो जाता है तो मन की शक्ति बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको आने वाली सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। उस दिन भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा जैसे मंगेश की जान को खतरा है। उसके साथ भी कोई दुर्घटना होने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आप ही सब कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूं ये बड़ी अजीब बात है कि एक पुलिस अफसर एक ऐसे आदमी के पास आया है जिसका भूत प्रेतों से संबंध है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और कोई मेरी मदद कर सकता है। तुम गलत जगह आए हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा भूत प्रेतों से कोई संबंध नहीं। मैं एक साइंटिस्ट हूं और पैरानॉर्मल में रिसर्च करता हूं। जिन चीजों का साइंस में कोई जवाब नहीं, मैं उनमें घुस के उनके अंदर देखता हूं। जैसे कि टेलीपैथी, दूसरे आदमियों का दिमाग पढ़ने की शक्ति, भविष्य भूतकाल में देखने की शक्ति, टाइम ट्रैवल, ESP वगैरह वगैरह। मैं जानता हूं ये पूछना बेवकूफी होगी। आपने केस के सारे पेपर्स तो पढ़ लिए हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या देव अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भूतों को बुला सकता है? मुझे भूतों में विश्वास नहीं है, मगर जिस केस की तहकीकात तुम कर रहे हो उसका संबंध भूतों से नहीं, दिमाग से है। दिमाग से। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने देखा होगा कि एक अंधे आदमी की सुनने की शक्ति ज्यादा तेज हो जाती है। जिसका बाएं हाथ टूटा उसका दाहिना हाथ और ताकतवर हो जाता है। लेकिन इन सब बातों का मेरे केस से क्या संबंध है? संबंध है। देव सालों से अपाहिज है। मुझे लगता है उसके बदले में उसके दिमाग की शक्ति बढ़ गई है। करेक्ट। तुमने मरे हुए लोगों के भूतों के बारे में सुना होगा, मगर जिंदा लोगों के भूतों के बारे में कभी सुना है? जिंदा लोगों के भूत? हाँ, उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। शरीर में जो आत्मा होती है उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन से दूर कहीं भेजा जा सकता है। कभी कभी वो अपने आप हो जाता है, जैसे एक एक्सीडेंट में आदमी मर जाता है मगर उसी समय उसकी आत्मा कहीं और दिखाई देती है। कभी कभी आदमी का दिमाग इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि वो अपनी इच्छा से ऐसा कर भी सकता है। आपका मतलब है कि देव किसी तरह अपनी आत्मा वहां भेजने में कामयाब हो गया और उसने उन्हें मार डाला? देखो, रिपोर्ट देखो। कभी कभी उसका शरीर ठंडा होता गया मगर दिमाग हाइपर एक्टिव होता गया, जोर जोर से काम करने लगा और ये प्रोजेक्शन कहीं पर भी जा सकता है मगर वो दिखता नहीं। मतलब देव का प्रोजेक्शन चीजों को उठाकर पटक सकता है
लोगों को मार भी सकता है। ऐसा पहले तो कभी देखा नहीं, मगर हो सकता है कि उसका दिमाग इतना शक्तिशाली हो गया हो, खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, मगर पहले हमें यह पता लगाना होगा कि देव अपने प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किसी और के कत्ल के लिए करता है या नहीं। लेकिन हम इसका पता लगाएंगे कैसे? आपने तो कहा था कि वो दिखता नहीं है। हाँ, दिखता नहीं है, मगर हमारी आंखों को। आखिर प्रोजेक्शन एनर्जी का दूसरा रूप ही तो है, जिसमें गर्मी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। अगर हम ये फिल्टर कैमरा के लेंस के सामने लगा लें, हम उसे वीडियो टेप में उतार सकते हैं। यस डॉक्टर जी। हाँ, ओके। जी हाँ, ओके। ओके। या ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। ओके। डॉक्टर मानसी का फोन था, देव का खाना हो चुका है, वो उसे यहीं ला रहे हैं। अब जल्दी कीजिए। मैंने कैमरा यहाँ रख दिया है, मॉनिटर दूसरे कमरे में है, वहां से हम देख सकेंगे देव के जाने बगैर कि उसके साथ में क्या क्या हो रहा है। पाँव सीधा करो। ठीक है, जाओ। ये दोनों मशीन देव की दिल की धड़कन और उसके दिमाग के अंदर की एक्टिविटीज को दिखाने वाले मशीनों से जुड़ी हुई हैं। देखो, देखो, उसकी दिल की धड़कन किस तरह से धीरे धीरे कम होती जा रही है और उसके ब्रेन की हलचल कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। बस वो बहुत तेजी से ट्रांस में जा रहा है। बस थोड़ी देर की बात है। ये सब क्या है? यही प्रोजेक्शन है। शांताबाई। जी मैम साहब। शांताबाई, रामू कहाँ है? वो बाहर कुछ खरीदने गया है, लेकिन मैं आपको खाना लगा दिया है, अब खाना खा लीजिए। अरे तुम शेरू को बाहर ले जाओ, उसके घूमने का टाइम। ठीक है मैडम। शेरू, शेरू। हे भगवान, इसकी दिल की धड़कन तो गिरती जा रही है, देखिए। चलो मेरा और दिमाग की एक्टिविटी तो बढ़ती जा रही है, देखिए। डॉक्टर, आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इसे होश में लाइए, वरना किसी की जान पर हमला हो रहा होगा। मैडम जी, नहीं। समझाने का समय नहीं है डॉक्टर, कुछ कीजिए, इसे होश में लाइए प्लीज। मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। होश आ जाएगा। मगर इसे होश तो नहीं आ रहा। एक और इंजेक्शन लेकर आती हूँ। जल्दी कीजिए डॉक्टर प्लीज। नर्स, जल्दी फोन से एक और इंजेक्शन लेकर आओ, जल्दी। डॉक्टर जल्दी प्लीज। डॉक्टर, इसका दिमाग ठंडा ही नहीं हो रहा
जल्दी करो, इसका दिमाग कुछ ठंडा ही नहीं हो रहा होश में आना चाहिए, इसे होश में आना चाहिए। लगता है इसे होश आ रहा है। किसने मुझे वापस बुलाया? किसने? इंस्पेक्टर, तुम? लगता है कि आपको मेरे राज के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकते इंस्पेक्टर, नहीं रोक सकते, मुझे नहीं रोक सकते। देखो देव, मैं तुम हेलो, यस, अच्छा, ओह माय गॉड, डॉक्टर, कम हियर, कम। क्या बात है? कम क्लोज टू मी। बोलो। मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, छोटे छोटे जख्म है, सिर्फ एक जख्म कह रहा है, वो भी भर जाएगा। जख्म से ज्यादा इनको सदमे का असर है। करुणा जी, देव ने आपको क्यों मारा? अब मैं आपको क्या बताऊं? आपको मुझे बताना ही पड़ेगा करुणा जी। हम दोनों शादी करने वाले थे। और उस एक्सीडेंट के बाद आपने मंगेश से शादी कर ली? उस एक्सीडेंट के बाद देव एकदम चिड़चिड़ा और वायलेंट सा हो गया था। सबके लिए उसके दिल में नफरत और सिर्फ नफरत भर गई थी। देखिए, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, उसे प्लीज समझाइए, मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। देव, मैं ये जानता हूं तुमने कुमार और मंगेश का कत्ल किया है। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने करुणा पर हमला किया है। तो क्या कर लोगे इंस्पेक्टर, क्या कर लोगे? मुझे जेल में डाल दोगे? मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, अपने जिस्म का, लेकिन मैंने इसमें से आजाद होना सीख लिया इंस्पेक्टर, सीख लिया। देखो देव, ये सब तुम्हें बंद करना होगा। देव, तुम बेकसूर लोगों की जानें ले रहे हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी मुझे नहीं रोक सकते इंस्पेक्टर, तुम भी नहीं। तुम क्या समझते हो कि तुम करुणा को बचा पाओगे? वो एक ना एक दिन तो मर ही जाएगी। मैं इसे मारूंगा, मैं जैसे मैंने सबको मारा, सबको। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसकी ताकत के आगे हम बिल्कुल कमजोर हैं। हाँ, मगर हम उसे जान से जरूर मार सकते हैं। यस। नहीं डॉक्टर, कोई और रास्ता तो होगा, कोई तो होगा। हमें दो बातों का फायदा है। एक, देव ये नहीं जानता कि हमने वहां कैमरा छुपा रखा है। जब भी देव अपनी आत्मा को, मतलब प्रोजेक्शन को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा ये कि देव ये नहीं जानता कि करुणा इसी अस्पताल में है। वो समझता है कि करुणा अब भी अपने घर पे है। जब अगली बार करुणा को मारने की कोशिश करेगा
तब उसे रोकने में हम ये दो बातों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कैसे डॉक्टर, कैसे? डॉक्टर में इसे जल्दी से इंजेक्शन देके उठाना होगा। नहीं, इस बार सदा के लिए उसका खात्मा करना होगा। नहीं। देखो इंस्पेक्टर, इसका प्रोजेक्शन जरूर करुणा के घर की ओर जाएगा। वहां उसे पता लग जाएगा कि करुणा कहां है। इससे पहले हमें कुछ करना होगा। करुणा कहां है? कौन कर रहा है ये सब? कौन? कहाँ हो तुम? पूछता हूं करुणा कहां है? नहीं, नहीं मालूम। बता। हॉस्पिटल में है, भाटिया हॉस्पिटल में, कमरा नंबर 204 में। मेरे साथ धोखा किया। करुणा, कैसे? तुमने मेरी बात नहीं मानी ना देव। देखा क्या हुआ? इस बार जब तुम अपने जिस्म को त्याग के करुणा के खोज में निकले, तब हमने करुणा को यहाँ से हटा दिया और तुम्हारे शरीर को यहाँ रख दिया। और जब तुमने यहाँ आकर हमला किया, तो दरअसल तुमने करुणा समझकर अपने आप को मार डाला। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।